हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर, इसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 हम इससे पहली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वस्तु की मांग में तथा पूर्ति में परिवर्तन होने पर वस्तु की जो संतुलन कीमत होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ अलग अलग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है, चैप्टर आपको अच्छे से समझना आएगा, तो सबसे पहले आपने जो इससे पहले 2 चैप्टर्स होंगे, एक मांग का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10, आपको ये दोनों बहुत अच्छे से आने बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, वो चैप्टर आपको नहीं पता है, तो आप सबसे पहले अपने उन दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप इस चैप्टर पर आइएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले इसके पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि आपको जो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं, जो आगे की इससे पहले की चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। तभी आपको इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर दें। तो देखिए, जो हमारा केस 1 है, जो हमारा क्वेश्चन 1 है, वो क्या है हमारा, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव, यानी कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन अगर हो जाए तो वस्तु की संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलन कीमत क्या होती है ये हम पार्ट 1 के अंदर क्लियर कर चुके हैं कि संतुलन कीमत क्या होती है, बाजार संतुलन क्या होता है, या फिर वस्तु की जो संतुलन मात्रा होती है वो क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि संतुलन कीमत का पर प्रभाव क्या पड़ता है वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का। अब देखिए, जो भी परिवर्तन आता है वस्तु की पूर्ति में 2 प्रकार का होता है। क्या, या तो वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या फिर वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाए, कमी हो जाए। भाई, या तो वस्तु की पूर्ति क्या बढ़ जाए या फिर वस्तु की पूर्ति कम हो जाए, यही 2 तरीके से चेंज आ सकता है। तो हमें दोनों चेंज को अलग अलग समझना पड़ेगा कि वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर कम हो जाए पूर्ति तब क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर रहेगा। अब वस्तु की मांग में भी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी 2 अलग अलग कंडीशंस बता रखी है आपको। कैसी, जब वस्तु की मांग कैसी हो जाए, पूर्णतः लोचदार हो, यानी परफेक्टली इलास्टिक हो अगर वस्तु की डिमांड, और दूसरा क्या हो, वस्तु की मांग अगर हमारी पूर्णतः बेलोचदार हो। कैसी हो, बेलोचदार हो। अगर वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तब वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है पूर्ति में परिवर्तन का। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होने पर पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो देखिए केस 1 हमारे पास में क्या आएगा, जब वस्तु की मांग कैसी हो, पूर्णतः लोचदार हो, तो उस समय परिवर्तन का, पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। और वही हमारे तो 2 कंडीशन है, या तो पूर्ति में वृद्धि हो जाए या फिर पूर्ति में क्या हो जाए, कमी हो जाए। दोनों केसेस को हम अलग अलग देखेंगे। पूर्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है और वो पूर्ति में कमी का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ति में वृद्धि की। देखिए, पूर्ति में वृद्धि, हम ग्राफ से इसको समझ लेते हैं। ये हमने अपना y एक्सिस है, ये हमारा 0, ये हमारा x एक्सिस। क्लियर रहेगा। यहाँ पर हम वस्तु की कीमत को शो करते हैं, यहाँ पर हम मात्रा को शो करते हैं। इतनी चीज में आपको कोई डाउट होने ही नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब हम अपने वक्र बनाते हैं। देखिए, हमारी वस्तु का जो मांग वक्र है, मांग वो कैसी है, पूर्णतः लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है। देखिए, हमने मांग की लोच वाले चैप्टर के अंदर जो हमारा मांग वक्र का जो हमने मांग वक्र बनाए थे, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो उसका जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, समांतर होता है। एक्स अक्ष के कैसा होता है, समांतर। यानी हमारा जो मांग वक्र हो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। क्लियर रहेगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो अपनी उस वीडियो पर जाइए, मांग की लोच को देखिए। मांग की लोच का जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया हुआ है कि हमारा वस्तु का मांग वक्र हो गया। पूर्ति वक्र जो होता है वस्तु का धनात्मक ढलान का होता है, यानी इस तरह से बन करके आता है। ये हमारा वस्तु का पूर्ति वक्र हो गया, एसएस वक्र। क्लियर है। ये हमारा वस्तु का पूर्ति वक्र हो गया, एसएस वक्र। जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा बाजार संतुलन बिंदु कहलाता है। ये बिंदु पार्ट 1 के अंदर हमने चीज पढ़ ली थी।
जहाँ पर संतुलन कीमत हमारी ये जिस भी कीमत पर वो काटता है उसे क्या बोलते हैं हम, संतुलन कीमत। ओपी क्या हमारी संतुलन कीमत है, और जिस मात्रा पर वो काटता है वो हमारी संतुलन मात्रा कहलाती है। ओ क्यू का यहाँ पर संतुलन मात्रा है। तो ये तो हमारी बेसिक सी चीज है। अब क्या देखना है, पूर्ति में वृद्धि। तो देखिए पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है। जब भी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो हमारा जो पूर्ति वक्र होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारा पूर्ति वक्र होगा वो एस से शिफ्ट होकर के इधर की तरफ S1 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा पूर्ति वक्र आ जाएगा S1 पर। क्लियर रहेगा। जहाँ जो हमारा नया वक्र होगा वो बिंदु जो हमारा डी कर रहा है मांग वक्र, वो उसको कहाँ पर कट करेगा, बिंदु K पर कट करेगा। जहाँ पर हमारी जो नई संतुलन मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। यानी कि पूर्ति में वृद्धि की वजह से जो हमारी संतुलन मात्रा है वो Q से बढ़ करके Q1 हो गई, लेकिन संतुलन कीमत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले भी OP थी और अभी भी क्या है, बिंदु P पर ही टिकी हुई है, OP ही है। यानी कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जब मांग कैसी होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। क्लियर रहेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं पूर्ति में कमी का। देखिए पूर्ति में कमी के लिए भी हम सबसे पहले अपने भाई y एक्स और x एक्स बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है 0, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, अपनी कीमत, यहाँ पर हमारी मात्रा। क्लियर रहेगा। वस्तु की मांग यहाँ भी हमारी लोचदार ही है, पूर्णतः लोचदार। तो मांग वक्र हमारा पैरेलल ही जाएगा डी कर्व, और एसएस कर्व जो होता है हमारा धनात्मक ढलान का होता है, तो कुछ इस तरह से हमारा एसएस कर्व आ जाएगा। क्लियर है। जहाँ पर इसको कट करता है वो हमारा बिंदु ई हो गया, बाजार संतुलन बिंदु। ये हमारी संतुलन कीमत हो जाएगी, और इसे क्या बोलेंगे हम, संतुलन मात्रा बोल देंगे ओ क्यू। इतना तो क्लियर रहेगा। हमने पार्ट 1 के अंदर ये बहुत बार बनाया ग्राफ, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या है, पूर्ति में कमी है। पूर्ति में कमी की वजह से जो हमारा मांग वक्र होता है वो बाईं तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी हमारा जो मांग वक्र है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, और S1 पर, या आप S2 इसको कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। S2 हो जाएगा, और जो हमारा नया संतुलन होगा बाजार संतुलन, वो ई से सरक करके कहाँ जाएगा, बिंदु K पर आ जाएगा। यहाँ पर वो बिंदु डी कर्व को कट करता है। इसी तरह से जो हमारी संतुलन मात्रा वो भी शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगी, Q2 पर आ जाएगी। हमारी संतुलन मात्रा वो क्या हो जाएगी, Q2 हो जाएगी, ये वाली बिंदु। ठीक है, इस पर आ जाएगी। लेकिन संतुलन कीमत में यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संतुलन कीमत हमारी पहले भी OP थी और अभी भी बिंदु P पर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जब वस्तु की मांग कैसी होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। तो केस 1 हमारे अच्छे से समझ में आ गया कि वस्तु की मांग अगर पूर्णतः लोचदार है तो वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। संतुलन कीमत वैसी रहेगी जैसी पहले थी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगर मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास केस 2 क्या आएगा, अगर वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मांग में अगर पूर्णतः बेरोजगार हो, वस्तु की मांग कैसी हो, पूर्णतः बेरोजगार हो जाए, तो पूर्ति में वृद्धि का तथा पूर्ति में कमी का उसकी संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पूर्ति में वृद्धि की। देखिए पूर्ति में वृद्धि, ये हमारा x एक्सिस हो गया 0, ये हमारा y एक्सिस हो गया। यहाँ पर हम अपनी कीमत को शो करेंगे, यहाँ पर हमारी मात्रा आ जाएगी। क्लियर है इतना। तो अब क्या हमारी वस्तु की मांग जो वो कैसी है, पूर्णतः बेरोजगार है। पूर्णतः बेरोजगार होने का मतलब क्या होता है, हमारा जो मांग वक्र होगा, वस्तु का जो मांग वक्र डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। जो हमारा y अक्ष है इसके समांतर बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा वस्तु का मांग वक्र आ जाएगा। ये हमारा डी कर्व आ जाएगा। हमने मांग की लोच वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर मांग हमारी कैसी होती है, बेरोजगार होती है पूर्णतः, तो मांग वक्र जो होता है वो y एक्स के समांतर बनता है। क्लियर है। पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति वक्र हमारा धनात्मक ढलान का होता है। कुछ इस तरह से हमारा पूर्ति वक्र आ जाएगा, एसएस कर्व। इसने इसको बिंदु को यहाँ पर कट करा, कर्व को। ई बिंदु हो गया हमारा बाजार संतुलन, जहाँ पर हमारी संतुलन कीमत क्या होगी, वही OP होगी, और संतुलन मात्रा हमारी यही Q होगी। क्लियर रहेगा, इतना तो क्लियर रहेगा। अब क्या आएगा, पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो पूर्ति में वृद्धि की वजह से क्या होगा, पूर्ति वक्र हमारा नीचे की तरफ या दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दाईं तरफ शिफ्ट होकर के कुछ इस तरह से वो आ जाएगा।
कुछ इस तरह से S1 पर आ जाएगा शिफ्ट होने के बाद में। जो नए वन हमारा बाजार संतुलन होगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु K हो जाएगा, क्योंकि अब जो हमारा नया पूर्ति वक्र है वो मांग वक्र को K पर कट कर रहेगा। क्लियर रहेगा। जहाँ पर हमारी वस्तु की मात्रा क्या है वही Q है, लेकिन जो संतुलन कीमत है वो क्या हो गई है, घट करके P1 पर आ गई है। संतुलन कीमत क्या हमारी P से घट करके P1 आ गई है। यानी कि अगर वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तो पूर्ति में वृद्धि की वजह से संतुलन कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर रहेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो पूर्ति में वृद्धि के कारण जो हमारा संतुलन कीमत होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। क्लियर रहेगा। अब हम बात करते हैं पूर्ति में कमी की। देखिए पूर्ति में कमी x हो गया 0, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ हमारी कीमत आ जाएगी, यहाँ हमारी मात्रा आ जाएगी। जो हमारा मांग वक्र रहेगा वो हमेशा y एक्सिस के समांतर ही बनेगा यहाँ पर भी, क्योंकि मांग कैसी हमारी पूर्णतः बेरोजगार है। तो dd कर्व हो जाएगा हमारा। पूर्ति में जो क्या हो रहा है, पूर्ति वक्र हमारा धनात्मक ढलान का होता है, कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा पूर्ति वक्र हो गया SS, जो इस बिंदु को हमारा कहाँ पर कट कर रहा है, बिंदु E पर कट कर रहा है dd कर्व को, जहाँ पर हमारी संतुलन कीमत क्या है, P है, और संतुलन मात्रा हमारी Q है। क्लियर रहेगा। अब क्या हो जाएगा, पूर्ति में क्या हो गई, कमी हो गई। पूर्ति में कमी की वजह से जो हमारा पूर्ति वक्र है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ, इसके बैक साइड में चला जाएगा। कुछ इस तरह से वो कट करके यहाँ पर चला जाएगा बिंदु K पर। क्लियर रहेगा। नया बाजार संतुलन क्या हो गया, हमारा बिंदु K हो गया, जहाँ पर हमारी संतुलन कीमत भी क्या हो गई, बढ़ करके P2 हो गई। ये हमारा नया मांग वक्र पूर्ति वक्र जो वो S2 होगा। पूर्ति जो हमारी संतुलन कीमत है वो भी क्या हो गई, बढ़ करके P2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होने पर पूर्ति में अगर कमी होती है तो वस्तु की जो संतुलन कीमत होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। वस्तु की मांग में अगर हमारी कैसी है, पूर्णतः बेलोचदार है, तो वस्तु की पूर्ति में कमी होने से वस्तु की जो कीमत होगी, संतुलन कीमत, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर रहेगा। समझ में आ गया होगा आप सबको कि पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वस्तु की मांग लोचदार हो तब क्या प्रभाव पड़ता है, और वस्तु की मांग अगर बेलोचदार है तब क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं वस्तु की मांग में परिवर्तन का, यानी कि अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन हो तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव, यानी कि वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन हो तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। वही हमारे पहले की तरह भाई मांग में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से ही होगा। या तो वस्तु की मांग कैसी हो जाए, बढ़ जाए, यानी उसमें वृद्धि हो जाए, हमारी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या फिर वस्तु की मांग में क्या आ जाए, कमी आ जाए। भाई दो ही तरीके से परिवर्तन हो सकता है वस्तु की मांग में, या तो वस्तु की मांग बढ़ जाए या फिर वस्तु की मांग क्या हो जाए, कम हो जाए, उसमें कमी हो जाए। कंडीशन यहाँ पर भी हमारी वही दो बनेंगी। पहली कंडीशन कौन सी होगी, जब पूर्ति कैसी होती है हमारी, पूर्णतः लोचदार हो, पूर्णतः लोचदार हो, और दूसरी क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार हो। कैसी हो, बेलोचदार, यानी कि वस्तु की पूर्ति या तो हमारी पूर्णतः लोचदार हो जाए या फिर पूर्णतः बेलोचदार हो जाए। दोनों कंडीशंस को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि वस्तु की पूर्ति अगर लोचदार होती है तब मांग में कमी या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर पूर्ति अगर बेरोजगार होती है तो मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके समझते हैं इसे। तो देखिए कंडीशन 1 हमारे पास में क्या आएगी, जब वस्तु की पूर्ति कैसी हो, लोचदार हो, पूर्णतः लोचदार हो, तो मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके समझ लेते हैं हम इसे। सबसे पहले मांग में वृद्धि की बात करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया 0, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर अपनी कीमत शो करते हैं, इधर अपनी मात्रा को शो करते हैं। क्लियर है। अब अपने मांग वक्र और पूर्ति वक्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्ति कैसी है, पूर्णतः लोचदार है। लोचदार होने पर हमें पहले भी हमने मांग वाले में टॉपिक में भी देखा था कि जब भी लोचदार होती है तो हमारा वक्र कैसा बनता है, हमेशा एक्स अक्ष के समांतर बनता है। यानी हमारा जो पूर्ति वक्र होगा वो कैसा होगा, एक्स अक्ष के समांतर बनेगा। क्लियर है। ये हमारा एसएस वक्र हो गया। अब जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढलान का होता है, यानी कि कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा मांग वक्र हो गया, डीडी कर्व।
क्लियर रहेगा। जो इस वक्र को कहाँ कट कर रहा है, इस बिंदु पर कट कर रहा है, यानी ये क्या होगा हमारा बाजार संतुलन बिंदु होगा, जहाँ पर हमारी कीमत P होगी तथा संतुलन मात्रा क्या होगी हमारी, ये Q हो जाएगी ना। तो क्लियर रहेगा। अब क्या हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है। तो देखिए मांग में वृद्धि की वजह से जो हमारा मांग वक्र है, जो हमारा DD कर्व है, वो क्या होगा, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा और D से सरक करके कहाँ चला जाएगा, वो D1 पर चला जाएगा। यानी हमारा जो मांग वक्र होगा वो D1 हो जाएगा, खिसक करके आगे चला जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो संतुलन हैगा, बाजार संतुलन, वो क्या होगा, E से सरक करके कहाँ चला जाएगा, K पर। क्योंकि अब जो हमारा नया मांग वक्र हैगा वो ऐसा कर्व को कहाँ, बिंदु K पर कट कर रहेगा, जहाँ पर हमारी जो संतुलन की मात्रा है वो कितनी है कि Q1 हो जाती है। लेकिन पहली कंडीशन की तरह संतुलन कीमत पर यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संतुलन कीमत अभी भी क्या हमारी वही P ही है। यानी कि अगर वस्तु की पूर्ति कैसी हो, पूर्णतः लोचदार हो, तो उस समय भी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं मांग में कमी का, कि अगर मांग में कमी हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक्स अक्ष हो गया हमारा 0, ये हमारा वाई एक्स होगा। क्लियर रहेगा। यहाँ पर अपनी कीमत शो कर देंगे, इधर हम अपनी मात्रा को दिखा देंगे। क्लियर है भाई। अब क्या बनाएंगे, अपने सबसे पहले पूर्ति वक्र बना लेते हैं। पूर्ति वक्र कैसा है हमारा, एक्स एक्स के समांतर बनेगा, क्योंकि पूर्ति कैसी है, पूर्णतः लोचदार रहेगी। मांग वक्र हमारा ऋणात्मक ढलान का होता है, इसलिए कुछ इस तरह से हमारा मांग वक्र चला जाएगा डी, जो इस वक्र को ई बिंदु पर काटता है, यानी हमारा बाजार संतुलन ई हैगा। यहाँ पर संतुलन कीमत पी होती है और संतुलन मात्रा क्या हमारी क्यू है। क्लियर है इतना। तो अब क्या हुआ, मांग में कमी हो गई। कमी की वजह से जो हमारा मांग वक्र है वो पीछे की तरफ अपने बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से चला जाएगा, D2 पर चला जाएगा। क्लियर रहेगा। इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा हमारा मांग वक्र, जिसकी वजह से जो हमारा नया बाजार संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिंदु K हो जाएगा, वो खिसक करके इधर आ जाएगा, जहाँ पर नई संतुलन मात्रा जो है वो कितनी हो जाएगी, Q2 हो जाएगी। लेकिन संतुलन कीमत पर यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कब, जब वस्तु की पूर्ति कैसी होती है, पूर्णतः लोचदार हो। क्लियर है। यानी कि अगर पूर्ति या मांग दोनों में से कोई भी लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है, तो दूसरी चीज में परिवर्तन का उसकी संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगर वस्तु की पूर्ति बेलोचदार हो, पूर्णतः बेलोचदार हो, तब उसकी संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमारे पे कंडीशन दूसरी क्या आएगी, वस्तु की पूर्ति अब की बार कैसी हमारी, पूर्णतः बेलोचदार है। यानी कि जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो तो वस्तु की मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी दोनों का उसकी संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांग में वृद्धि की। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा 0, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर अपनी कीमत को शो करेंगे, यहाँ पर अपनी मात्रा को शो करेंगे। क्लियर रहेगा। हमारा जो पूर्ति है वो कैसी है, पूर्णतः बेरोजगार है। यानी कि जो पूर्ति वक्र होगा वो हमारा वाई एक्स के समांतर बनेगा, इस तरह से एस कर्व आ जाएगा। जो हमारा मांग है वो कैसे होता है, ऋणात्मक ढलान का होता है। यानी कि मांग वक्र हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। ये हमारा वस्तु का मांग वक्र हो गया, प्रारंभिक मांग वक्र डी कर्व, जो एस कर्व को ई बिंदु पर कट करता है। यानी कि हमारा बाजार संतुलन क्या होगा, ई होगा, और जो संतुलन कीमत होगी वो क्या होगी, पी होगी, और संतुलन मात्रा क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो अब क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि हो रही है। तो देखिए मांग में वृद्धि की वजह से जो हमारा मांग वक्र होता है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि मांग वक्र कैसा होगा हमारा, इस तरह से दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और D1 हो जाएगा, जो एस कर्व को कहाँ पर कट करके जा रहा है, बिंदु K पर कट करके जा रहा है। यानी जो हमारा बाजार संतुलन है वो ई से खसक कर कहाँ पहुँच गया, K पर पहुँच गया, जहाँ बाजार की जो हमारी संतुलन मात्रा है वो तो समान Q के ही है, लेकिन संतुलन कीमत जो है वो बढ़ करके क्या हो गई, P1 हो गई। अर्थात वस्तु की मांग में परिवर्तन की वजह से क्या होती है, जो संतुलन कीमत होती है वो बढ़ जाती है। कब, जब वस्तु की पूर्ति कैसी हो, पूर्णतः बेरोजगार हो। क्लियर रहेगा। मांग में वृद्धि की वजह से संतुलन कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मांग में कमी की। देखिए मांग में कमी, ये हमारा एक्स एक्सिस है 0, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया।
यहाँ वही सेम अपनी कीमत शो करेंगे, यहाँ पर हम अपनी मात्रा को शो करेंगे। क्लियर रहेगा। वस्तु का जो पूर्ति वक्र है यहाँ पर भी हमारा वाई एक्स के समांतर होगा, बेलोचदार मांग आएगी SS कर्व। हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढलान का कुछ इस तरह से ही होगा। ये हमारा DD कर्व रहेगा जो इस बिंदु को E पर कट करके जाता है, जहाँ पर संतुलन कीमत क्या है E है और संतुलन मात्रा क्या है Q है। क्लियर रहेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, मांग में कमी हो रही है, कमी की वजह से जो हमारा मांग वक्र होगा वो क्या होगा, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इधर से शिफ्ट होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा। हमारा जो नया मांग वक्र होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से D2 पर आ जाएगा, जो हमारे SS कर्व को कहाँ कट करेगा, बिंदु K पर यहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर संतुलन मात्रा तो हमारी Q है, लेकिन संतुलन कीमत क्या होगी, घट करके P2 पर आ जाएगी। यानी मांग में कमी की वजह से संतुलन कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कमी, जब मांग में कमी होती है तो उसकी वजह से जो हमारी संतुलन कीमत है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मांग में कमी हुई जिसकी वजह से संतुलन कीमत भी क्या हो गई, कम हो गई। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि मांग में परिवर्तन का तथा पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वस्तु की संतुलन कीमत पर। क्लियर रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अगर वस्तु की मांग में तथा पूर्ति में दोनों में एक साथ परिवर्तन आ जाता है तो बाजार संतुलन पर तथा संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।